हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमो ऐप से पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, सभी नागरिक आम चुनावों में 75% मतदान करे सुनिश्चित। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चीनी मिल बिक्री में घोटाले का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। टीपू सुल्तान को लेकर अब मुंबई में छिड़ी जंग। मैदान के नामकरण को लेकर मचा बवाल। वीएचपी और कांग्रेस आमने सामने। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण सड़क हादसा। बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 लोगों की मौत। सोमवार देर रात हुआ हादसा। राजस्थान के जैसलमेर में मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 15 डिब्बे। रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल। रुक करते हैं खबरों का। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। विजय चौक से लेकर लाल किले तक परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए ही करीब 30,000 जवानों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हर साल वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार भी इसका ऐलान कर दिया गया है। देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर वीरता पुरस्कार से जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूची मंगलवार को जारी की जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की है। अमित शाह को लिखे गए पत्र में हजारे ने अनुरोध किया कि कथित घोटाले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। हजारे ने लिखा, साल 2009 से चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने और सहकारी वित्तीय संस्थानों में अनियमितता के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2017 में हमने मुंबई में शिकायत दर्ज कराई और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को शिकायत की जांच के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि 2 साल बाद मामले को बंद करने की रिपोर्ट लगाई गई, जिसमें कहा गया कि कोई अनियमितता नहीं है। मुंबई में एक बार फिर टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति छिड़ गई है। 26 जनवरी को टीपू सुल्तान मैदान का उद्घाटन मुंबई के मलाड में कांग्रेस नेता और मुंबई के संरक्षक मंत्री असलम शेख की तरफ से अपने चुनावी क्षेत्र में किया जाना है। इसको लेकर बीजेपी समेत विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने ट्वीट किया कि निश्चित रूप से हमारी मुंबई की शांति को बर्बाद करने के इरादे से किया गया है और इससे बचा जा सकता था। महाराष्ट्र एक संत भूमि है और एक क्रूर बब्बर हिंदू विरोधी के नाम पर एक परियोजना का नामकरण करना बेहद निंदनीय है। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया मंगलवार यानी 25 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 1 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 4 फरवरी होगी। नामांकन भरने के दौरान उम्मीदवार के साथ जाने वाले लोगों की संख्या 5 से घटाकर 2 कर दी गई है, जबकि गाड़ियों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई है। वहीं यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार यानी आज से अधिसूचना जारी हो जाएगी। साथ ही मैनपुरी इटावा के साथ 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने लैंसडाउन से अनुप्रीति गोसाई रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला जैसे कई लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक होने के साथ ही इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 29 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
लखनऊ में गणतंत्र दिवस को लेकर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। प्रदेश के सभी अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए। सभी रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टेशनों, एयरपोर्ट सहित सभी मुख्य बाजार, सिनेमाघर, मॉल और मल्टीप्लेक्स की विशेष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए। सभी आयोजनों में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने को लेकर भी निर्देश दिया गया है। यूपी के अलीगढ़ जिले में निर्दलीय प्रत्याशियों और छोटे दलों के नामांकन पत्र खारिज होने के बाद प्रत्याशी आग बबूला हो गए। नामांकन पत्र कैंसिल होने के बाद प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी के आवास पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान बरौली विधानसभा सीट महिला प्रत्याशी ने निर्वाचन अधिकारी की गाड़ी के आगे लेट गई, जिसके बाद उसने निर्वाचन अधिकारी पर अपने ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया। प्रत्याशी थे हमारी बरौली विधानसभा के, वहाँ के आरओ ने एफिडेविट में और फार्म में कुछ कमियों के पाते हुए और इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, मतलब रिमाइंडर कि आप अपना कमी है तो उसको पूरा करा लें जी। उसके बाद भी कुछ लोगों के फार्म में कमियां रहीं, गलतियां रहीं और अधूरे फार्म भरे जाने की वजह से कुछ फार्म रिजेक्ट हुए होंगे। वो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना जुरिडिक्शन होता है, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो 11 बजे से 3 बजे आज स्क्रूटनी थी, तो उसमें कुछ लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए। उसकी वजह से ये लोग अपना एप्लीकेशन लेकर के आए थे। एप्लीकेशन डीएम साहब को दे भी दिया, हम लोगों को भी दे दिया, बात भी हो गई। उसी को लेकर के ये थोड़ा सा दिक्कत थी। सर, कहीं ना विधानसभा में कुल मिला के जो नामांकन हुए थे उनमें से 9 नामांकन खारिज करवा दिए। हर एक में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कि हाँ यस नो, केवल इन चीज़ों के बिहाफ में इन लोगों ने 9 प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल कर दिए। जबकि एज पर नियम आज तक का समय था, आज 11 बजे तक का समय था, सारी कमियों को पूरा करने का कोई मौका नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का जो नियम है उस नियम के ही अनुसार सुबह 10 बजे हम में से कई प्रत्याशी वहां पर पहले ही पहुंच गए थे, किंतु 10 बजे तक वहां पर कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिस में कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। जब अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि नाम लेकर सबको बुलाया जाएगा बारी बारी, जबकि हम तो अपने कागज़ जमा करवाने के लिए गए थे। हमने ये कहा कि हम तो कागज़ जमा करवाने हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, नाम ले लेके सबको बारी बारी बुलाया जाएगा। सबको बारी बारी अंदर बुलाकर सबके पर्चे कैंसिल। महाराष्ट्र के वर्धा में हुए भीषण हादसे में विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर रात का है। जानकारी के मुताबिक सेलसुरा शिवार से गुजरते समय छात्रों की गाड़ी के सामने जंगली जानवर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पुल को तोड़ते हुए खाई में गिर गई। हादसा वर्धा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग तुलजापुर पर सेलसुरा शिवार में हुआ। गाड़ी में सवार सभी 7 छात्र सवांगी मेघे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वे यवतमाल से सवांगी मेघे लौट रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक ये हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। मरने वालों में तिरौदा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक विजय का बेटा आविष्कार भी शामिल है। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार सुबह रेल हादसा हो गया, जिसमें मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा थयात हमीरा और जेठा चांदन रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। हादसे की वजह से जैसलमेर जोधपुर के बीच रेल यातायात बाधित हो गया। रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। जैसलमेर के सोनू रेलवे स्टेशन से लाइमस्टोन भरवाकर रवाना हुई मालगाड़ी के 15 डिब्बे मंगलवार सुबह थयात हमीरा और जेठा चांदन रेलवे स्टेशन के बीच पटरी से नीचे उतर गए। इस हादसे के दौरान डिब्बों में भरा लाइमस्टोन बिखर गया और पटरियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे जोधपुर मंडल ने क्यूआरटी रवाना कर दी है। कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बुलंदशहर के जिला जेल में जिला कारागार प्रशासन ने एक महिला के 2 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया। जेल में बहुत ही धूमधाम के साथ महिला के बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। जेल में बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसे लेकर बच्चों को जेल में फल और खेलने कूदने की सभी चीजें भी उपलब्ध कराई जाती है। महिला के बच्चे के जन्मदिन पर केक भी काटा गया और बच्चों के बीच चॉकलेट और टॉफियां भी बांटी गई। फल, दूध, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, टॉफी, चिप्स, कुरकुरे आदि उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उन्हें खेलने कूदने के लिए तरह तरह के खिलौने, झूले तथा पढ़ने की व्यवस्था करी जाती है। साथ ही उनके जन्मदिन को मनाने की एक नई परिपाटी शुरू की गई है। इसी कड़ी में 2 वर्ष के बालक दक्ष का जन्मदिन बड़े धूमधाम से कारागार में मनाया गया।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौतम ने मंगलवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। गौतम गंभीर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी है और आईपीएल में लखनऊ टीम के मेंटर भी है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि हल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने जांच करवाई। साथ ही गंभीर ने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.66 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 607 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 53,000 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केसों की संख्या 22.28 लाख है। इस बीच सरकार ने कहा है कि कोविड के रोजाना के केस में 15 फरवरी के बाद गिरावट आने लगेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ राज्यों और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता आने लगेगी। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। बता दें कि रविवार को देश में 3,06,064 नए संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 439 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर पीक की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना के डरावने आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। संक्रमण दर एक ही दिन में बढ़कर दोगुनी हो गई। वहीं सोमवार को प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 42% से ज्यादा रही। इसमें रविवार के मुकाबले दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले साल दिसंबर तक जो 7 वेरिएंट मिले थे, वही वेरिएंट अभी बरकरार है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 80% से ज्यादा मामले अब ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। बता दें कि सोमवार को पूरे राज्य में 22,372 लोगों के ही टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,480 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। यानी संक्रमण दर एक ही दिन में बढ़कर दोगुनी हो गई। वहीं राज्य में अब डराने वाली बात यह है कि हर दिन के साथ मौतों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। रविवार को कोरोना से कुल 23 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के 21 मरीजों में पुष्टि हुई है। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की लैब ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के 21 मरीजों में पहचान की है। इनमें नए वेरिएंट वाला संक्रमण मिला है। लंग्स इन्वॉल्वमेंट 35 से 40% तक है। संक्रमित होने वाले 21 मरीजों में 1 महीने से लेकर 17 साल के बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा उम्र वाले मरीज की उम्र 86 साल है। बता दें कि मध्य प्रदेश में संक्रमण से एक दिन में 8 और मौतें दर्ज की गई है। भोपाल में 2024 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इंदौर में 1,963 संक्रमित मिले हैं। इसी बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बाजार को हाल फिलहाल राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। मंगलवार को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1,000 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। पिछले 6 दिनों से घरेलू शेयर बाजार में हर रोज गिरावट आ रही है। घरेलू बाजार पर प्री ओपन सेशन से ही दबाव बना हुआ है। प्री ओपन में सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा गिरा हुआ था। बाजार खुलने के बाद ये और ज्यादा गिर गया। सुबह 9:20 पर सेंसेक्स 1,063 अंक से ज्यादा गिरकर 56,428 अंक के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसी तरह NSE निफ्टी 285 अंक गिरकर 17,000 से नीचे आ चुकी थी। हालांकि बाद में बाजार की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला। सुबह के 9:40 बजे तक बाजार ने कुछ हद तक वापसी की और गिरावट को कम करने में सफल रहा। इस समय सेंसेक्स करीब 270 अंक नीचे ट्रेड कर रहा था और 57,000 के पार निकलने में कामयाब हो गया था। बहरहाल आज के कारोबार में शेयर मार्केट पर प्रेशर बने रहने के अनुमान है। दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक हुआ है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट की वजह से दिल्ली में ठंड और बढ़ सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में शीतलहर चलने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात भी हो सकती है। पंजाब के उत्तरी हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। वहीं हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। 23 जनवरी को शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। बर्फबारी के चलते 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद कर दी गई है।
मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के बाद अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की वजह से सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। वहीं हफ्ते भर तक कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा में नमी का स्तर ज्यादा और पारा कम होने की वजह से सुबह सड़कों से लेकर हवाई पट्टी पर मध्यम स्तर तक का कोहरा देखने को मिल सकता है, जिस वजह से विजिबिलिटी का स्तर 600 से लेकर 800 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 74 से लेकर 100% तक रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय हल्की धूप छाई रही, वहीं दिन में बादल छाए रहने की वजह से लोगों को सूरज का दीदार नहीं हुआ। इस वजह से दोपहर में ही लोगों ने ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव का सहारा लिया। महाराष्ट्र में भी शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। आज नासिक सहित प्रदेश के कई जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। इसकी वजह से काफी ठंड महसूस की जा रही है। वहीं तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हुई है। इसी बीच कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट और ठंड में इजाफा होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल उत्तर मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी तरफ मुंबई में भी ठंड बढ़ गई है और विजिबिलिटी भी कम है। मुंबई में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 24.8 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगले कुछ दिनों तक यहां पर न्यूनतम तापमान औसतन 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब या गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।